नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ कुछ नए पन्नों की दास्तां के साथ और शीर्षक है सदियों में इश्क, कुछ कुछ कहानी जैसा। ये किस्सा है कुमाऊं प्रदेश का, उत्तर भारत के नेपाल से लगी हुई देवदारों से आच्छादित जगह, जिसने अपने प्राचीन मंदिरों, परंपराओं, खूबसूरत जंगलों की वजह से दूसरे सूबों में धरती के स्वर्ग का खिताब पाया है। यही एक कहानी उपजती है और पल्लवित भी होती है और फिर बिखर भी जाती है यहाँ की हवाओं में, मिट्टी में और पानी में। वह बिखरना खूबसूरत था या फिर दुखद, ये निर्णय तो आप पर छोड़ता हूँ। तो चलिए लेके चलता हूँ कुमाऊं की एक छोटी सी परसुरम्य पहाड़ी में, जिसे चंपावत के नाम से जानते हैं लोग। उस जंगली इलाके में एक चोटी पर छोटा सा गांव बसता था। लोग खेती बाड़ी करते थे और प्रकृति की तमाम दुर्होताओं को अपनी खुशियों में तब्दील कर चुके थे। मीलों दूर से नौलों से महिलाएं पानी लाती, बारिश ना होती तो फसलें चौपट हो जाती। नतीजन सूखा रूखा भोजन और जंगली वनस्पतियों पर अपने आप को निर्भर कर लेते लोग। कुमाऊनी बोली के गीत, कहानियां, किस्से होते जब वे इकट्ठे होते रात में अग्नि के चारों तरफ। बस यूं ही कठिन सी लगती जिंदगी को आसान बना लेते थे वो। बैगा हुड़किया कहता है कि उस गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम था सुकृति। भगवान ने उसे नाम की तरह गुण भी दिए थे, पूरे गांव की प्रिय। बस अगर उससे किसी को नफरत थी तो गांव की एक बूढ़ी चाची को। वह जादूगरनी थी। एक रोज उस गांव में शाम ढलते ही एक मुसाफिर पहुंचा। उसे इसी गांव में एक रात की शरण लेनी थी। मुसाफिर से पूछा गया कि कहां से आए हो। उसने उत्तर दिया कि तराई प्रदेश से आया हूं और जा रहा हूं न्याय के देवता के दर्शन करने, जिनका राम गंगा पार स्थान है। स्वयं के परिचय में उसने अपना नाम कार्तिकेय बताया। कार्तिकेय सुकृति के अहाते में ठहरा था। संध्या भोजन के बाद जब सुकृति के घर वाले अग्नि जलाकर अहाते में बैठे तो कार्तिकेय भी इस ठंड से निजात पाने के लिए वहां बैठ गया। उसने तराई के जंगलों, खेती, बोली, बानी और नरभक्षी बाघों की कहानियां सुनाई। अपने मुल्क की बात करना और उसे और सुंदर बनाकर प्रस्तुत कर देना आदमी की फितरत है। शायद तब से जब वह धरती पर आया हो, चलते रहना उसका स्वभाव था। फिर भी जब कृषि की तकनीक विकसित कर ली आदमी ने तो वह ठहर गया। गांव बसे, संपत्तियां परिवार बने और फिर बन गए उसके मुल्क। और आदमी प्यार करने लगा अपने मुल्कों की माटी से, पेड़ों से, नदियों से और उस हर चीज से जिसे वह जानता है। फिर कार्तिकेय कैसे पीछे रहता अपने मुल्क की बड़ाई में। उसने अपनी नदियों को दुनिया की सबसे बड़ी नदी बताई, अपने जंगलों को स्वर्ग से तुलना, वहां के बाघों को दैवी और अपनी बोली बानी को सर्वश्रेष्ठ। वह बोलता ही जा रहा था। वह दिल को ताड़ बना रहा था और उसकी कला पे मुस्कुरा रही थी सुकृति। बड़ी संजीदगी से सामान्य चीजों को ऐसा विश्लेषण दे देना कि लोगों को प्रतीत होने लगे कि वे सब चीजें अलहदा ही होंगी। एक काल्पनिक आकर्षण मन में उपज जाए, ऐसी बातें करता था कार्तिकेय। रात बहुत हो गई थी और सभी को विश्राम करना था। आसपास के जंगल में जगराता शुरू हो चुका था। सियार और भेड़िए अपने सुरताल में हूक रहे थे तो कभी हिरणों की भी आवाजें गूंजती। शायद किसी बाघ या तेंदुए को देख लिया था उन हिरणों ने। सच कहूं तो रात जंगल का दिन है। वहां जिंदगी जीने के लिए सारे संघर्ष इन्हीं अंधियारी उजियारी रातों में खेले जाते हैं जब आदमी सोता है। भोर होते ही कार्तिकेय चलने के लिए तैयार हो गया। सुकृति के परिवार वालों को अभिवादन करके वह चल दिया। अभी वह उस गांव के उत्तर में बहने वाली नदी के पुल पर पहुंचा ही था कि उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा सुकृति खड़ी है पीछे, मड़वे की रोटी लिए हुए। वह मुस्काई और बोली, इतनी दूर जाओगे भूख भी लगेगी, इसे खा लेना। कार्तिकेय कुछ औपचारिक बातें बोलता इससे पहले सुकृति ने खिलखिलाते हुए बोल दिया, बड़े आए रघुनाथ माथे माथ। कुमाऊनी की इस कहावत के मायने ही हैं बड़े आए एटीट्यूड वाले। और वह लौट पड़ी अपने गांव की ओर थके कदमों से। किसी प्रिय को विदा करके लौटने में ऐसी ही मनोदशा होती है। मन उसके साथ जा रहा होता है और शरीर दूसरी तरफ ले जाना होता है, और तब पैर भी साथ नहीं देना चाहते शरीर का। कार्तिकेय आगे बढ़ता है। न्याय के देवता के दरबार में जो पहुंचना है उसे,
प्रत्येक वर्ष यह यात्रा उसके लिए अनिवार्य सी है। जानते हैं क्यों? मन में कुछ बस जाए तो वह संस्कार बन जाता है, और यही संस्कार जब विशाल हो जाते हैं तो परंपराएं, और परंपराएं जब विकराल रूप धारण कर लेती हैं तो वह धर्म बन जाती हैं। कुल मिलाकर अब कार्तिकेय धर्म का पालन कर रहा था इस धार्मिक यात्रा में। सुकृति के मिलन ने उसके धर्म में चुटकी भर खलल तो डाल ही दी थी, पर राई से पहाड़ बनना अभी बाकी था। कार्तिकेय जब घर लौट रहा होता है तो वह फिर रामगंगा पर बने झूले वाले पुल पर पहुंचता है। उसका मन खोज रहा होता है पुल के पार सुकृति की आकृति को। सच कहूं तो ये आकृतियां मन में नक्शे की तरह पैबस्त हो जाती हैं। सुकृति जैसी प्रेम की आकृतियां हमारे मन मस्तिष्क में कंप्यूटर के अरबों टेराबाइट डेटा में से झट से निकल आती हैं बाहर, बिना सर्च किए। सच कहूं तो यही तो प्रेम की रवानगी है। पर यह क्या, सुकृति सामने से दौड़ी चली आ रही है। दरअसल गोधूल में सुकृति इस पुल पर कार्तिकेय की रोज राह तकती थी। उस वक्त जब मोटर कार नहीं थी तो यात्राएं सुबह प्रारंभ होती थीं और मुसाफिर ठिकाने पर शाम तक जरूर पहुंचता था। राह में ऐसी धर्मशालाएं, मंदिर, गांव व छोटे धर्म स्थान जरूर होते थे कि पथिक को रात के पहर ठहरने का इंतजाम हो जाए। कार्तिकेय के मन में भी सुकृति का गांव मिडवे मोटल सा हो चुका था। वह हर रात यात्रा में यहाँ ठहरना चाहता था। अब शायद यह मिडवे नहीं, उसका डेस्टिनेशन होने वाला था। बस प्रेम की वह चुटकी अंजलि भर में बदलने की देर थी। एक बार की कार्तिकेय को लगा कि उसे दृष्टिभ्रम तो नहीं, पर तब तक सुकृति उसके नजदीक आ चुकी थी। सजल नयन कुछ कह रहे थे, पर अधर चिपके हुए थे मर्यादा की गोंद से। वो लालायित हो बराबर में चल रही थी, मानो उसमें हिस्सेदारी हो चुकी हो उसकी। वह लिवा लाई अपने घर कार्तिकेय को। संध्या भोजन के उपरांत फिर अग्नि प्रज्वलित हुई और बैठ गए सब अपनी अपनी बीती सुनाने। अग्नि की स्वर्णिम आभा में सुकृति और कार्तिकेय के चेहरे चमक रहे थे। दरअसल यह चमक स्वाभाविक नहीं थी और ना ही प्रकाश की कोई कारस्तानी थी इसमें। ये कारस्तानियां थी प्रेम की, जो प्रज्वलित हो चुका था दोनों के अंतर्मन में, बल्कि यूं कह लें कि लपटों में तब्दील। दरअसल शब्दों की बलिहारी और चाशनी पर बने संबंधों में असल प्रेम तत्व हो ही नहीं सकता। वह तो छलावा है। प्रेम में भाषा और व्याकरण का क्या काम। फिर साहित्य भी हाशिए पर हुआ। प्रेम तो स्वयं में मौन है, जहां संसार की सारी भाषाएं, व्याकरण, साहित्य हिलोरे मारते हैं, पर मजाल है कि प्रेम के मौन को विचलित कर सकें। खैर, सुबह फिर होती है। विदा लेने की बेला भी है यह सुबह। इस बार कार्तिकेय के कदम बोझिल हैं, क्योंकि न्याय के देवता के मंदिर से उसे लौटना ही था सुकृति के पास। इस बार वह अपने घर जा रहा है। अब 1 बरस बाद उसे आना है न्याय के देवता के मंदिर। उस 1 बरस के फासले ने उसके मन में दूरी के सारे भेद मिटा दिए थे। अब जो बचा था वह था समय, केवल समय। कार्तिकेय तराई के अपने गांव आ जाता है। जीवन अपनी गति से लयमान है, पर कार्तिकेय के मन की लय विचलित हो चुकी है। समरूपता खो गई है कहीं, शायद सुकृति के गांव में या उस रामगंगा वाले पुल पर। अगले बरस चैत्र का महीना फिर आता है। कार्तिकेय को इंतजार था इस महीने का, जब उसकी यात्रा प्रारंभ होती थी। बहुत अधीरता से वह चलता है। अब की कदम बोझिल नहीं, बल्कि उत्साह से भरे हैं। मन कदमों के आगे आगे चल रहा है। वह सुकृति के गांव पहुंचता है, पर सुकृति नहीं मिलती उस घर में। पता चलता है कि वह तिब्बत प्रदेश की दरमा घाटी में ब्याह दी गई। ब्याह देना भी कितना सामाजिक व्यापार की तरह होता है, यह समझना हो तो किसी स्त्री के मन से पूछें। कार्तिकेय का रक्त मानो जम सा गया। वह शब्द विहीन हो गया और चल दिया न्याय के देवता की दरबार की तरफ। उसने वह पुल पार किया। स्मृतियों का क्या है, वे पीछा कहाँ छोड़ती। मड़ुए की रोटियां लिए सुकृति की छवियां मन के पर्दे पर बनती बिगड़ती रही। पहाड़ में एक कहावत है, पहाड़े चलिनोक ऐतुके आस भय, मैण लागे चैत नैर लागे मैत। यानी कि पहाड़ी लड़कियों की इतनी आशा होती है कि किसी तरह चैत का महीना आए और वह अपने मायके जाएं। पर सुकृति इतनी दूर ब्याही थी कि वह इस चैत के महीने में भी अपने गांव न आ सकी। आती तो कार्तिकेय को देख भर लेती। कार्तिकेय चल रहा था, पर वह अध्येय हो चुका था। बस परंपरा का ही पालन अशेष था।
वह पहुंचता है मंदिर तो पुजारी बताता है उसे कि कोई सुकृति नाम की कन्या आई थी, अर्जी देकर गई है कि अगले जन्म में कार्तिकेय के संग हिस्सेदारी हो, उसकी जीवन की हिस्सेदारी। पुजारी कहने लगा कि जब तुम आओ तो तुम्हें यह खबर दे दी जाए। घंटियों में बंधी उस अर्जी को पढ़ता है वह। अश्रु धाराएं वेग धारण कर लेती हैं। नियति के उन एक एक अक्षरों को पढ़कर, जिसे लिखा तो सुकृति ने था पर फैसला समय का था, नियति का था। सच ही तो है, कार्तिकेय ने दूरी को दरकिनार कर दिया था। समय ही बचा था उसके पास। वह समय से पहले चला था इस बार यात्रा में, पर समय आगे निकल गया उसके समय से। शायद आयाम बदल चुके थे। उसे सुकृति के वे शब्द रह रह कर याद आते जब उसने पहली बार खिलखिलाकर उस पर तंज कसा था। रघुनाथ माथे माथ। एक सदी बीत गई इस घटना को। समय चक्र ने बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया था, सिवाय एक चीज के। वह था जीवित प्राणियों के मन का प्रेम। प्रेम उसी स्वरूप में था, अस्थिर। बैगा हुड़किया कहता है कि अब वह सुकृति का गांव खत्म हो चुका है। वहां अंग्रेजों की कोठियां थीं, चर्च बन गए थे, मिशनरीज भी पहुंच चुकी थीं। यह इलाका अब यूरोपियन समुदाय से गुलजार था। चर्च की घंटियां, प्रार्थनाएं और मिशनरीज का आसपास के गांव वालों में फैली हैजा, चेचक, बुखार, मलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज जारी था, पूरी सेवा के साथ। वह रामगंगा पर बना पुल अब भी जस का तस था, जहां कार्तिकेय और सुकृति की स्मृतियां चिड़ियों की चहचहाहट में जिंदा थीं। एक रोज सुबह सवेरे एक अंग्रेज डॉक्टर मॉरिसन अपने घोड़े पे सवार झूले वाले पुल से गुजर रहा था। तभी अचानक एक खिलखिलाती हुई लड़की, जो अमेरिकन पिक्सपोकल चर्च में मिशनरी में नर्स थी, मॉरिसन के घोड़े की लगाम पकड़कर कुमाऊनी में बोली, रघुनाथ माथे माथ। और वह बुढ़िया जादूगरनी पुल के दूसरे छोर से नियति का यह खेल देख रही थी और डबडबाई आंखों से मुस्कुरा भी रही थी। शायद न्याय के देवता ने सुकृति की अर्जी स्वीकार जो कर ली थी। बैगा हुड़किया का हुडुक और तेजी से बजने लगा और वह बहुत उत्साह में गा रहा था इस प्रेम कहानी को अपनी कुमाऊनी बोली में। आप जिस कहानी को सुन रहे थे इसे लिखा है लखीमपुर खीरी के मैनहन गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने, और मैं अमित अपनी आवाज के जरिए से आप तक पहुंचा रहा था decodexam.com के स्टूडियो से। तो मिलता हूं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।